महिला जन अधिकार समिति के 25 वर्षों का अंधेरों को उजाले में बदलने का ये जो संयुक्त प्रयास महिलाओं ने किया, उसकी झलक भर इस फिल्म में हम ला पाए हैं। झलक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महिला जन अधिकार समिति का काम इतना व्यापक और गहरा है कि उसको पूरे का पूरा एक फिल्म में ला पाना नामुमकिन है। महिला जन अधिकार समिति की शुरुआत हुई बीसलपुर बांध के पुनर्वास के आंदोलन के साथ में, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी हकदारी और अपनी दावेदारी को शामिल करते हुए आवाज़ उठाई और बीसलपुर पुनर्वास के लिए एक नीति को लेकर आया। लेकिन उसमें हम ये देख रहे थे कि इन महिलाओं के लिए कोई भी इनके हक सुनिश्चित नहीं किए गए थे। न तो प्लॉट इनके नाम थे, न घर इनके नाम थे। खासकर जो एकल महिलाएं हैं और जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके अधिकारों का बिल्कुल भी कोई पॉलिसी में जिक्र नहीं था। तो महिलाएं इस सब के बारे में आवाज़ उठा रही थी और बात कर रही थी। पहली बार एक इस पूरे आंदोलन में इस पर आवाज़ उठी कि सारे मुद्दे महिला मुद्दे हैं। और ये आंदोलन जब शुरू हुआ, ये हमारा 2000 के दशक तक आते आते ये अन्य और बड़े पैमाने पर आसपास के इलाकों की महिलाएं भी संगठित होने लगी, जिसमें चाहे वो बलात्कार के मसले हों, कार्यस्थल पर यौन शोषण पर हिंसा की बात हो या घरेलू हिंसा की बात हो। इन सारे मुद्दों को एक साथ लेते हुए संगठन ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। 2025 तक के इस सफर में बहुत सी ऐसी घटनाएं और मुद्दे महिला जन अधिकार समिति के सामने आए, जिसने इन 25 वर्षों के सफर को जहां एक ओर चुनौतियों से ओतप्रोत रखा, वहीं दूसरी ओर समिति की दिशा निर्धारित करने में भी अहम भूमिका निभाई। ऐसा ही एक केस था जो 1995 में इन लोगों के सामने आया। हम लोग गांव में काम करते थे, घुघरा गांव में। तो वहाँ एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में वो चुका नाम की एक महिला आई थी। तो वो रोने लग गई। हमको लगा कि भाई बहुत परेशान है, बेटा क्यों रो रही। तो उसने अपनी कहानी बताई। अरे क्यों ना जाएगी? बापू वो गलत नजर से देखता है। हाँ, और तू तो दूध की धुली है। मैंने क्या किया है बापू? मुंह मत खुलो मेरा। बस जो कह दी सो कह दी। बोलो कल से जाऊंगी। नहीं बापू, मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? ठहर तुम, मैं देखता हूँ तुझे। ठहर तू। हाँ, छोटा कहाँ चले गए तू? मेरे जुबान लगा रही है। हाँ, शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? जुबान लगा रही है। मेरा कहना नहीं मान रही है। तुम घर की मेरी शान खराब कर रही है। कहानी सुन के हमको भी बहुत ही अजीब लगा कि महिला की कोई गलती भी नहीं है, लेकिन कैसे प्रेत सत्ता ने उसको षड्यंत्र रच करके बाहर निकाल दिया गांव से। क्योंकि वो सुंदर भी थी और वो किसी के उसमें नहीं आई, कहने में किसी की बातों में नहीं आई, ठाकुरों के गढ़ में नहीं गई काम करने, देवर की बात में नहीं आई। तो इसलिए सब उसके ऊपर जलते थे। उसके पति के पाँव में कैंसर थी। कैंसर की वजह से उसकी मौत हुई। मगर उनका घर वालों का, ठाकुर का ये आरोप था कि इसने गांव में ले जाके पिटवाया और इस वजह से उसकी मौत हुई। तो ठाकुर निर्णय ले रहा था उस गांव का पूरा, क्योंकि उसकी बात चलती थी ठाकुर के गांव में। आज भी सामंतवाद है वहाँ पे, आज भी उसकी बात चलती है। पुलिस थाना नहीं जाता है। तो उस औरत का यही निर्णय लिया है कि भाई इसको बहिष्कार कर दो, निकाल दो गाँव से। रात को निकाल दिया उसको। बच्चा छीन लिया, उसका बच्चा था 2-2.5 साल का बच्चा, निकाल ले लिया और उसको निकाल दिया। उसके परिवार को, माँ बाप को, भाई बहन को, सबको निकाल दिया। फिर हमने रणनीति बनाई कि पहले शिकायत करें, भाई छोटा बच्चा छीन लिया, दो छोटे बच्चे को छीन नहीं सकते हो। थाने में शिकायत करी, थाने में सुनवाई नहीं हुई तो एसपी को शिकायत करने गए। एसपी ने अभद्रता की हमारे साथ, और एसपी ने बोला कि तूने तेरे पति को मार दिया, तूने ये कर दिया। तो हमको लगा इसको कैसे पता चला। तो चुका ने मारवाड़ी में जवाब दिया कि बाबूजी था कि लुगाई था ना मार दे कहीं, आप यान क्या बोल रहे हो गए।
तो एसपी चिढ़ गया एकदम और हमको बाहर निकाल दिया, लेडीज पुलिस बुला करके। फिर हमने मीटिंग में बात रखी, ऐसा हुआ। फिर निर्णय लिया कि ये तो बहुत गलत है, मतलब एसपी ने सुनवाई क्यों नहीं करी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। फिर हम लोगों ने धरना देने का तय किया था। धरना दिया तो हमने एसपी के लिए बोला था कि वो एसपी बाहर आए और हमसे माफ़ी मांगे, हमारी ये मांग थी, और बच्चा ला के देगा। तो उसने वो डर का मारा नहीं आया कि औरतें मारेगी, गाँव की औरतें, लोग औरतें बोल भी रही थी कि इसे पुलिस ने मारना चाहे जूता हूँ, ये काम ही नहीं करता था क्यों बैठा अंदर। गाँव की औरतें कुछ भी बोल रही। फिर एंड में आईजी ने माफ़ी मांगी, डीआईजी कि बोला कि छोटे भाई ने गलती करी, मैं बड़ा भाई माफ़ी मांगता हूँ करके माफ़ी मांगी। तो हमारी एक संगठन में एक अच्छी पहुँच थी उस गांव में, तो महिलाओं को निकालने में, तो कुछ औरतों को भी ले गए, कुछ महिला समूह की महिलाएं भी थी, शहर की पढ़ी लिखी भी थी, हम जाके बच्चे उठा लाए वहाँ से। वो हमारी सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत ने एक ओर जहां इन महिलाओं को आत्मविश्वास और हिम्मत से भर दिया, वहीं इन्हें ये भी समझ आने लगा कि अपने ही ऊपर होने वाली हिंसा का विरोध करना इन्हें कसौटी पर ला खड़ा करेगा, मगर संगठन की शक्ति से वो हर कसौटी पर खरी उतरेंगी, ये भरोसा क्या कम था। देखो जो कहनी है मुंडा के हाथ लगाबा की जरूरत को नहीं। अरे यार ढाकन खड़े मारे माथा हार पड़ी रहे, आज तो मारो हाथ पकड़ियो, तड़के मारो गलो पकड़ी, निकालो रही नाटो। अरे बचाओ, मारा तो करम ही फूट गया रे भाई, कई करूं। ससुराल वालों ने गीता को और भी ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उन्होंने उसके पिताजी को उस घर पे बुलाया और उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। यहाँ तक कि गीता के पिता ने अपनी पगड़ी भी उतार के उनके सामने रख दी कि वो अपनी बेटी को ससुराल में रख ले, लेकिन वो नहीं माने। गीता ने उस दिन ही पक्का मन बना लिया था कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी, और वो अपने पीहर में चली आई। उसी दिन से जो जाति पंचायत के साथ ससुराल वालों की बातचीत शुरू हो गई और उन्होंने जाति पंचायत बिठाई। जाति पंचायत ने भी जब गीता और उसके परिवार को परेशान करने लग गए तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से परेशान थे। तभी उन्हें ये पता चला महिला जन अधिकार समिति के बारे में कि महिला जन अधिकार समिति महिलाओं के मुद्दों पे काम करती है। तो गीता महिला जन अधिकार समिति में आई और उसने अपनी पूरी परेशानी बताई। दोनों पक्षों को समिति ने बिठाया, बातचीत करी और दोनों का ये निर्णय था कि वो दोनों अलग रहना चाहते हैं। तो उनको अलग रहने का जो फैसला था वो लिखित में लिखवाया और गीता ने कहा कि उसको अपना दहेज चाहिए। दहेज को सामान तो इको है, ई पर इको हक है, यह बात कैसे करो? सीधा तरीका सुन दे ओला तो यह घर में घुसर ले लेगी। अरे अच्छा कैसे ले ले हमारा घर में घुसर? बाहर तो इको हक है। देखो अब बाहर कानूनन तलाक होयो को ने, गीता अपना सामान खुद ले सके। जब गीता का दहेज मिल गया तो सारी औरतें बहुत खुश थी, गीता भी खुश थी। उस समय औरतें पूरा दहेज लेके और पूरे गांव में उन्होंने एक तरह से रैली जैसा निकाला। उसने अपने आत्मविश्वास की लड़ाई लड़ी और औरतों के साथ मिलकर लड़ी, और ये केवल एक गीता की लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक तरह से और लड़कियों और औरतों के लिए संदेश था कि वो मिलके अपनी लड़ाई लड़ सकती है, वो संगठित होकर किसी भी मुद्दे पर आवाज़ उठा सकती है और वो जीत सकती हैं और अपने आत्मसम्मान और मानवीय अधिकार के लिए वो हमेशा खड़ी हो रह सकती है। महिलाएं एकजुट हो रही थीं, महिला जन अधिकार समिति के साथ जुड़कर अपनी आवाज बुलंद कर रही थीं, साथ ही मुख्य धारा से अपने को जोड़ आगे बढ़ रही थीं कि तभी बलात्कार की घटना ने पूरे गांव को झंझोड़ के रख दिया और हमेशा की तरह ठीक राह आधी आबादी पर फोड़ने की तैयारी होने लगी। मगर इन एकजुट महिलाओं ने परिणाम ही उलट दिया। 100 बात की एक बात, छोरिया को फुटबॉल बंद करो। अरे आ बात तो मैं पहली कह रही हो, ऊंचा ऊंचा कपड़ा पहनी तो छोरा को मन तो डोली सही, बस हो गयो बलात्कार। सारी गलतियां ये छोरिया की है। अरे सुनो, छोरिया की गलती को न फुटबॉल की गलती न ओछा कपड़ा की, आई बात समझ में? मारी चोरी ना कदे फुटबॉल खेली ना कदे छोटा कपड़ा पहनिया, फिर भी हो गयो बलात्कार। अब सरपंच जी थाना अगर सजा देनी है तो वे 3 छोरा न दो, छोरा को फुटबॉल क्यों बंद करा रहे होते? बिल्कुल बंद न हो वकील,
बंद करना हो तो ये छोरा को करो, खेलबो घूमबो फिरबो, आवारागर्दी बंद करो। छोरिया तो खेल ही, लगाओ लगाओ पाबंदी लगाओ, लड़कों की आवारागर्दी पर पाबंदी लगाओ, लगाओ लगाओ पाबंदी लगाओ, लड़कों की आवारागर्दी पर पाबंदी लगाओ, लगाओ लगाओ पाबंदी लगाओ, लड़कों की आवारागर्दी पर पाबंदी लगाओ। जैसे पहले संगठन, महिलाओं के संगठन एमजेएस के पास काफ़ी थे। एक महिला जुड़ती थी, उसके साथ 4 महिलाएं और जुड़ जाती थी, केस के माध्यम से जुड़ती थी। और वो काफ़ी इश्यूज़ भी वैसे हुआ करते थे, डेवलपमेंट के इशू थे, वो सब नरेगा के इशू थे, राशन का इशू था। तो उस सब में महिलाएं जुड़ती थी और उनका आवाज़ उठाती थी। क्योंकि समय बदला तो हिंसा के प्रकार बदले और फिर तरीके भी हमको लगा कि बदलने पड़ेंगे। तो हमने काफ़ी विचार विमर्श किया इसके ऊपर और हमने फिर किशोरियों को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम बनाए। किशोरियाँ एकजुट हो, उनकी एजेंसी बने, वो निगोशिएशन कर पाए, वो आवाज़ उठा पाए अपनी चीज़ों के लिए। उसके लिए हमने फिर जैसे हमारा फुटबॉल प्रोग्राम है, हमारा टेक्नोलॉजी है, लड़कियां हायर एजुकेशन तक जाए, शिक्षा के साथ साथ वो स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी में भी जुड़े, इसके लिए हमने अलग अलग प्रोग्राम शुरू किए। टेक सेंटर जो है वो फेमिनिस्ट अप्रोच के साथ और जेंडर नज़रिए के साथ, पूरा जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के साथ शुरू किया गया है। और ये टेक सेंटर जो है वो लड़कियों का एक सेफ़ स्पेस है। हमारे पास 2 टेक सेंटर है जो प्रॉपर, जिसमें लैब सेटअप है। एक तो केकड़ी में है और एक अजमेर में है। और यहाँ पे प्रॉपर गाँव से लड़कियाँ जो है वो आती हैं और वो लड़कियाँ जो SC ST कम्युनिटी के हैं, दलित हैं, और हमको उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब लड़कियां आती हैं उनको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, डरती हैं वो कि मुझे करंट लग जाएगा या मेरे छूने से ख़राब हो जाएगा, ये भी चीज़ें डर होती हैं। लेकिन जब वो 6 महीने बाद जब निकलती हैं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ वो निकलती हैं कि वो प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर चला रही हैं या कहीं जाके वो जॉब कर सकती हैं। इस तरीके से वो कंप्यूटर सीखती हैं। नई तकनीक, आधुनिक यंत्र और बात अपने गांव की, अपनों से जुड़े मुद्दों की। ये लड़कियां अपनी कहानी स्वयं लिख रही हैं। मीडिया लैब एक अच्छा स्पेस होगा जहां पर वह टेक्नोलॉजी सीखें, क्योंकि ये संस्था नारीवादी नज़रिए से टेक्नोलॉजी सिखाने का काम करती है। तो फिर 15 लड़कियों का ग्रुप बना मीडिया लैब का, जो लड़कियां पहले डिजिटल सखी प्रोग्राम में थी। इन लोगों ने एक तरीके से एडिटिंग सीखा, फिल्म मेकिंग सीखा और किस तरीके से मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो इन्होंने सीखा। और ये पहला एक ऐसा समूह बना इन 12 से 15 लड़कियों का, जो कि गांव में चाहे वो घाघरा लुगड़ी पहनकर हो, सलवार सूट पहनकर हो या जीन्स पैंट पहनकर हो, ये जा रही हैं, ये शादियां शूट कर रही हैं, ये अलग अलग इवेंट्स शूट कर रहे हैं। जहां एक और लड़कियां कंप्यूटर सीख रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं, नई नई तकनीक से अपने को जोड़ रही हैं, तो ऐसे में लड़कों की अवहेलना करना इस पूरी आबादी के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में आधी आबादी को पीछे छोड़ देने जैसा होगा। आखिर लड़के भी पितृसत्ता की मार से अछूते कहां हैं? इसी अनुभव और सीख के साथ महिला जन अधिकार समिति ने लड़कों के साथ काम की शुरुआत की। हर गांव के अंदर हम लोगों ने एक परिवर्तन साथी नियुक्त किया, जो कि लड़कों के साथ ही वो फोकसली काम करेगा। और इसके साथ हम लोगों ने उनको जो उनको समय समय पे प्रशिक्षण दिए और उनके साथ में हम लोगों लगातार उनके साथ में हमने मीटिंग्स की और उनका जुड़ाव बनाए रखा। और फोकस ये था कि
किस तरीके से हम लोग हिंसा को कम कर सकें। जैसे एक बच्चे के 3 बहनें थी, तो वो यहाँ से सीख के गया कि रोटी मैं भी गर्म कर सकता हूँ। जब वो गैस पे रोटी गर्म करने गया तो उसकी माँ ने उसको 2-3 लगाए और उसको बोला कि ये काम तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारी 3 बहनें, ये किस लिए हैं घर के अंदर। तो वो बच्चा मीटिंग में आया, उसने कहा कि सर आपने मेरे साथ तो काम कर लिया, लेकिन आपको मेरे माँ के साथ भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सिखाया मैंने वहाँ किया, लेकिन वो वहाँ बात जमी नहीं। तो फिर हम लोगों ने पेरेंट्स के साथ भी काम को शुरू किया और उनके साथ भी हम लोगों ने छोटे छोटे, उनके साथ में हम लोगों ने अभी शुरू के अंदर होम विजिट्स किए। जो पेरेंट्स के साथ में हम लोग गए तो वो उन्होंने बहुत अच्छी बच्चों की कहानियां बताई कि पहले वो बच्चे आवारगी में घूमा करते थे, लेकिन अब वो आकर के वो खेत से जब आ रहे हैं तो उनके लिए वो चाय लेकर के आ रहे हैं, पानी लेकर के आ रहे हैं जो लड़के हैं, तो उनको बड़ा राहत मिला। उन्होंने कहा कि ये बच्चा अगर मैं थोड़े 8-10 बजे भी आती हूँ तो ये मेरे लिए अब रोटी भी बना देता टेढ़ी मेढ़ी। तो मेरे को बड़ा रिलीफ मिला और मेरे को अच्छा लगा कि इस तरीके का आप लोग इनको सिखा रहे हो, डेवलप कर रहे हो। महिला जन अधिकार समिति ने जो मशालें जलाई थी वो आज कई 100 मोमबत्तियों का रूप लेकर जल रही हैं और अपनी एक दुनिया पाने और बनाने की ओर निरंतर अग्रसर है। साथ साथ